बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बात तक कह दी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये मौक़िफ़ है कि अगर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो वे पाकिस्तान किसी सूरत भी जो है वो इंडिया जाकर खेलने पर रजामंद नहीं होगा और हाइब्रिड मॉडल भी जो है वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने आज जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। कामरान गुलाम ने वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की है और साथ साथ पाकिस्तान ने जो है वो यकीनी तौर पर इस सीरीज़ में कामयाबी के बाद इस बात का इशारा दे दिया है कि अगला जो साउथ अफ्रीका का टूर है यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम इस टूर के लिए जो है वो तैयार है। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो पाकिस्तान के लिए कम खेले लेकिन जितना भी खेले पाकिस्तान के लिए उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। अपने डेब्यू पे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू हो चाहे वनडे का डेब्यू, दोनों में उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़बरदस्त रही है और आखिरी जो उनकी सीरीज़ थी वो भी जो थी वो इंडिया के ख़िलाफ़ ही खेली गई थी। इंडिया में उनके जो वालिद भी रहे, ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट रहे और पाकिस्तान इंडिया जो रवाबित हैं, जो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेटिंग रिलेशन है उसके हवाले से भी इनकी जो मालूमात हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त ऑलराउंडर यासिर अरफात साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अली भाई, खैरियत से, ठीक ठाक। आज हम बात करेंगे आपसे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आपने इंडिया में रह के बड़े करीब से जो है वहाँ के लोगों से भी घुले मिले हैं, वहाँ के जर्नलिस्टों को भी आपके फादर ने देखा। इदरीस सत्ती साहब बड़े कोनमश जर्नलिस्ट हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दें, उनको साया जो है वो यासिर पे, इनकी फैमिली पे और सब पे सलामत रखें। बहुत ज़बरदस्त और शुस्ता जो है वो सोशल मीडिया पर वो लिखते भी हैं और साथ साथ उनके पास जो इंसाइट है उसका भी अक्सर जो है वो इज़हार ख्याल करते रहते हैं। तो आज हम भारत और पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी तौर पर यासिर से बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने तीसरे ओडीआई में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। ऑस्ट्रेलिया और यहाँ की कंडीशंस में काफ़ी फ़र्क था। नौजवान के परफॉर्म करने पर बहुत खुश हूँ, कप्तान मोहम्मद रिजवान। हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच काबिल कबूल नहीं, पाकिस्तान के मफाद में बेहतरीन फैसला करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम भारत में जाकर खेलें और वो पाकिस्तान में ना खेलें, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। 26/11 के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ 2 तरफा सीरीज खेली। बीसीसीआई ने खेल में सियासत शामिल करके इंटरनेशनल क्रिकेट को खतरे में डाल दिया है। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि आईसीसी को अपनी अथॉरिटी मनवाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में तमाम टीमों को अच्छी सिक्योरिटी दी जा रही है, इसलिए भारत को भी पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। पीसीबी का मौक़िफ़ बहुत अच्छा है और अपनी बात पर डटे रहना चाहिए, सलमान बट। एसीसी एशिया कप अंडर-19 के लिए पाकिस्तान टीम का आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन। कौमी टीम अपना पहला मैच भारत के खिलाफ 30 नवंबर को दुबई स्टेडियम में खेलेगी। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले का आगाज़ कल से मुल्तान में होगा। इवेंट में शरीक टीमों का मुल्तान पहुंचने पर रिवायती ढोल की थाप पर निहायत गर्म जोशी से इस्तकबाल। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सियालकोट ने पेशावर को 1 इनिंग्स और 57 रन से हरा दिया। जूनियर एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान ने लगातार दूसरी कामयाबी अपने नाम कर ली। ग्रीन शर्ट्स की बांग्लादेश के खिलाफ 6-0 से फतह। सुफियान खान ने हैट्रिक मुकम्मल करते हुए पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने इन टॉप स्टोरीज़ की बिल्कुल आखिरी स्टोरी देखी, उसमें जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हॉकी का खेल दोबारा रिवाइव होगा, पाकिस्तान हॉकी दोबारा नौजवानों के हाथों में नज़र आना शुरू होगी। यासिर अरफात हमारे साथ बज़रिया वीडियो लिंक के इंग्लैंड से बराह रास्त मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से। यासिर, ये बताइएगा कि अब जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के को लेकर मामला चल रहे हैं, जिस तरह इंडिया मुसलसल आने से मना कर रहा है, बीसीसीआई मुसलसल आने से इनकारी है, आपको क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में? देखिए, मुस्तकबिल तो क्या, इसमें यही है कि हम लोगों को समझ लेना चाहिए और समझ आ भी जाना चाहिए कि जब इंडिया की गवर्नमेंट ने एक स्टांस लिया हुआ है कि उनने अपनी
प्लेयर्स को पाकिस्तान का ट्रेवल नहीं करवाना, वो यहाँ पर नहीं भेजना चाहते थे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हर बंदा या जब भी डिस्कशन होती है कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, और ऑब्वियसली आना तो चाहिए, मगर जो उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है, जो एक उनकी पॉलिसी है कि उनकी टीम नहीं आएगी, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि वो आए और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में हो, मगर मुझे ये नहीं लगता कि ये, क्योंकि उन्होंने मतलब साफ अल्फाज में ये चीज उन्होंने शुरू से और अभी तक भी यही उनकी तरफ से आती है, बल्कि बहुत ही कम वो कम्युनिकेट करते हैं मीडिया पे भी और वैसे भी, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी गवर्नमेंट की है, तो वो लोग नहीं आएंगे। तो मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं कि ये अगर तो होगा तो ये हाइब्रिड मॉडल इंडिया से पाकिस्तान कहीं और खेलेगा, अदरवाइज इंडिया ने तो वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी मिस भी कर जाएगा वो आएगा नहीं पाकिस्तान। तो ये एक चीज हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। और कल रात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोहसिन नकवी साहब की, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि जब उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा तो हम लोग भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी हमें ये वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि हम लोग भी फ्यूचर में वहां नहीं कहीं और खेल लेंगे, जिस तरह वो लोग करते हैं, मतलब जिस तरह कहते हैं ना टिट फॉर टैट, कि जैसे अगर वो आपके साथ रवैया, क्योंकि हमने काफी सीरीज उसके बाद उधर जाके हमने खेली, 2012 में वनडे सीरीज खेली, 2016 का वर्ल्ड कप खेला, अभी 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो था वो भी खेला, मगर जब उन्होंने पॉलिसी बनाई है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की बड़ी खुशी हुई मुझे ये सुनकर कल मोहसिन नकवी साहब ने जब कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने भी हमें ये वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि हम वो जाकर वहां नहीं खेलेंगे, तो ये होना चाहिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इंडिया आएगी और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी, अल्लाह करे हो, मगर मुझे नहीं लगता ये हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी। ठीक है, इस स्टांस को लेकिन आप किस तरह देखते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, आपको लगता है कि स्टांस मुनासिब है? क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और हम पाकिस्तान ने बार बार, आज से नहीं, 1988-89 में जब पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया, ज़िया-उल-हक साहब क्रिकेट डिप्लोमेसी की इस्तिलाह सामने लेकर आए, दोनों ममालिक की जो अफवाज थी वो बॉर्डर पर मौजूद थी, सूरत में वो सीरीज़ खेली गई, उस वक्त भी पाकिस्तान ने जाके लचक का मुजाहरा किया और इंडिया जाके हम सीरीज़ खेल कर आए। उस वक्त भी आपको याद होगा अहमदाबाद टेस्ट मैच में एजाज फ़कीह को हेलमेट पहन के फील्डिंग करनी पड़ी, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान ने कोई इतना एतराज़ नहीं किया, क्योंकि तमाशाइयों का इंडिविजुअल एक हो सकता है कि उसने पत्थर मारे हो, इसमें मिन हैसुल कौम इंडियन अवाम का कोई कसूर नहीं है। अगर मजमूई तौर पे देखें, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टांस आपको लगता है कि जो है वो मुनासिब है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी नहीं है? देखिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि हम लोग भी वहां जाते हैं और वो भी पहले आते थे और एंजॉय करते थे, और हम लोग भी जाके, बल्कि जो आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तान ने उनकी सरजमीन पे खेला 2008 में, तो मेरा वो डेब्यू था, मैं वहां पर खेला, और उसके बाद भी मैं 2 दफा जा चुका हूं वहां पे। चैंपियंस लीग एक टूर्नामेंट होता था, उसकी टॉप टीमें, दुनिया की जो T20 की टॉप टीम्स होती थी वो जाकर खेलती थी। 2010 में मैं गया और 2014 में भी मैं पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से जाके खेला और बड़ी ही इज्जत और रिस्पेक्ट मिली वहां पर जाकर। मगर ये है कि जब ये चीज आ जाती है गवर्नमेंट लेवल पे, तो ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि आपको ये चीजें बीच में पॉलिटिक्स या इस तरह की चीजें स्पोर्ट्स में बहरहाल नहीं लेकर आनी चाहिए, मगर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये देखिए, क्रिकेटर्स भी, उनका मीडिया भी, उसके जो गवर्नमेंट ने उनका स्टांस लिया हुआ है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमें भी देखें उसी बेसिस पे हमें जो गवर्नमेंट या और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इस चीज पे अब स्टांस लेगा कि अगर इंडिया नहीं आता, हमें देखें, हमें जो अगर जबरदस्ती किसी मुल्क को लाकर अपने मुल्क में खिलाने का तो क्या फायदा, या तो वो खुशी से दिल से आ रहे हो तो फिर तो एक अच्छी चीज लगती है। तो आप किसी को भी, हर मुल्क को अपने लिहाज से अपनी मुल्क, अपने प्लेयर्स, अपने क्रिकेट बोर्ड उस हिसाब से डिसीजंस करने पड़ते हैं। तो उन्होंने ये अगर डिसीजन किया हुआ है तो हमें भी अपने एक स्टांस एक लेना चाहिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, और उस स्टांस पे फिर करना, उसको फिर बैक भी करना चाहिए, बजाय इसके कि हमारी तो ये रवायत अक्सर होती है कि कुछ जो डिसीजन लेते हैं, वो क्रिकेट बोर्ड में हो या इंटरनेशनली हो, उस पर हम अक्सर यू टर्न ले लेते हैं। तो ये अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये चीज अगर की है तो मैं इस चीज से बड़ा खुश हूं कि ये एक चीज अगर इक्वल बेसिस पे, देखिए हर चीज जो होती है वो इक्वल बेसिस पे होती है। आप कभी भी किसी को मिलते हैं या तरले कर बुलाकर लाकर खेलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस तमाम तर तनाजुर में आईसीसी का रोल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपने भी हेडलाइन में भी सुना होगा कि शाहिद खान आफरीदी ने भी कहा कि भारतीय जो हुकूमत है वो बीसीसीआई को क्रिकेट में तनहा कर रहा है अपनी तमाम तर पॉलिसियों से। कल इजलास होने जा रहा है और इस तमाम तर मामले में अब आईसीसी, आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया से भी ज्यादा अब आईसीसी अंडर प्रेशर है?
देखिए, ये तो हमें कई अरसे से मालूम है, जब से इंडियन क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी क्रिकेट भी ऑब्वियसली अच्छी जा रही है। तो अब ये उनका एक किस्म का वो जो चीज़ ये कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि हर क्रिकेट बोर्ड अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने प्लेयर्स की बेहतरी के लिए डिसीजंस करता है। तो हमें ये है कि उनके डिसीजन वो कर रहे हैं, वो उनको करने दें। आईसीसी का ये है कि वो ऑब्वियसली अभी देखें, अगले महीने उनके जो जय शाह हैं वो भी उनके आईसीसी के भी हेड बन जाएंगे, तो उसके बाद और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। तो इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना हाउस इन ऑर्डर जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा। जो कंटिन्यूसली हम लोग चेंजेस करते हैं टॉप टू बॉटम, चेयरमैन से लेकर नीचे प्लेयर और एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक जो हम लोग चेंजेस करते हैं, देखिए हमारी अपनी इंटेग्रिटी और अपना जो स्टेक है, इंटरनेशनल क्रिकेट हमें जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या आईसीसी वो हमें सीरियस ही नहीं लेते। तो जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे तो आप किसी को क्रिटिसाइज ना करें। हर मुल्क अपने हिसाब से अपने बेहतरी के लिए, और ऑब्वियसली आईसीसी में भी आपको पता है कि कितना असर और रसूख है बीसीसीआई का, तो बीसीसीआई अपनी मुल्क के लिए बेहतर करेगा। तो हमें करना क्या चाहिए, वो ये करना चाहिए कि अपने बोर्ड को, अपने क्रिकेट को अच्छे तरीके से रन करें। किसी भी तरीके से पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी जानी नहीं चाहिए। बेशक इंडिया नहीं आता, हाइब्रिड मॉडल पे आपको करना चाहिए। और उसके अलावा देखिए आपकी फ्यूचर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप देखते हैं कि लॉन्गर टर्म में आपको इसका क्या फायदा हो सकता है। तो ये चीजें बड़ी माइन्यूटली आपको इस तरह के डिसीजन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है यासिर, इस तमाम तर सूरत हाल में अगर पाकिस्तान और इंडिया का पूल भी तब्दील किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही पूल में रखा जाता है फॉर द रेवेन्यू जनरेशन, अगर पूल पाकिस्तान और इंडिया का तब्दील किया जाता है, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले नहीं होते हैं। मोहसिन नकवी साहब पहले भी इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल और फाइनल भी चाहे इंडिया से हो, फिर पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो क्या इसका इंडिया के बगैर या पाकिस्तान के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी इवेंट जो है वो कामयाब सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इसमें तो दो राय है नहीं कि उनके बगैर एक तो टूर्नामेंट भी नहीं हो सकता, और इसमें आप टूर्नामेंट और आईसीसी रेवेन्यू जनरेशन की भी बात आप कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता। फिर यही हो सकता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान उधर नहीं जाता, तो अगर अल्लाह करे पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचे, इंडिया अगर वहां से आती है तो ट्रॉफी को शेयर कर लें, यही हो सकता है, यही हल हो सकता है। अदरवाइज तो इंडिया ने नहीं आना और पाकिस्तान ने भी अगर स्टांस ले लिया है तो ये अच्छी बात है। ठीक है जनाब, हम बात कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और पाकिस्तान ने हमेशा बड़े एक मजबूत एक पॉजिटिव प्ले किया है स्पोर्ट्स की बहाली के लिए, पाकिस्तान इंडिया स्पोर्ट्स की रवाबित में बेहतरी के हवाले से। क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि इंडिया हमेशा इस बात का बहाना बनाता है कि जी पुलवामा में मसाइल हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर मसले हो रहे हैं, पाकिस्तान मुंबई अटैक के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कभी वहाँ से गदर जैसी फिल्में बनती नज़र आती हैं, कभी वहाँ से बॉर्डर जैसी फिल्में बनती नज़र आती हैं, कभी अभिनंदन जो है वो यहाँ पे पाकिस्तानी सरहदों पर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं, कभी ईरान के रास्ते जो है वो उनके नेवी के कमांडर जो है वो रॉ के लिए जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये तमाम तर सूरत जब उनकी तरफ से जब होती हैं तो पाकिस्तान हमेशा इसको उन मैदानों पे जाके खेलता है जिन मैदानों में खेल खेला जा रहा है, और वहां पे माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। वहां पे आप पाकिस्तान का मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, और खेल के मैदानों में आप सियासत को और उस जंग को जो जंग के मैदानों में लड़नी चाहिए उसको आप लेकर आ रहे हैं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कीजिए और क्रिकेट खेलिए, भले आप जीत के भी जाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम आपको सर आंखों पे बिठाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा फैंस मौजूद हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच सीरीज़ का खेला गया, जहां पाकिस्तान ने 99 रन से कामयाबी हासिल की। एक नज़र डालेंगे इस मैच की समरी पर और उसके बाद करेंगे यासिर अरफात से कि किस तरह से पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। कामरान गुलाम ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की और 103 रन उन्होंने स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक ने 50 रन की इनिंग खेली, मोहम्मद रिजवान ने 37 रन की कैप्टन नॉक खेली, सिकंदर रजा और नगरावा ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि जिम्बाब्वे की जानिब से एरविन ने 51 रन बनाए, कुछ तक उन्होंने रेजिस्टेंस को शो किया। आमिर जमाल, साइम अयूब और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की, और यूँ पाकिस्तान 99 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल कर गया। यासिर अरफात से जानेंगे सीरीज़ के पहले मैच में क्या हुआ, क्यों गलतियाँ हुई, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से कमबैक किया कि दूसरा मैच पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता, तीसरा मैच पाकिस्तान ने 99 रन से जीता। तो यासिर, ये जो पाकिस्तान की 2 फतुहात थी आखिरी 2 मैचेस में, ये तकरीबन सर्टेन थी, क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत टीम है एज़ कम्पेयर टू जिम्बाब्वे, लेकिन
ये पहले मैच में आपके ख्याल में क्या वजह थी कि पाकिस्तान स्ट्रगल करती नजर आई? डीएल पे पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन शिकस्त के आसार वाज़े थे, बारिश के आसार बाद में हुए, शिकस्त के आसार वाज़े थे कि 60 रन में पाकिस्तान के सिर्फ 60 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। देखिए, दो चीजें थी। एक तो मेरे ख्याल से इन्होंने पिच को भी रीड सही नहीं किया, और टीम का जो कॉम्बिनेशन भी है वो भी कोई मुझे समझ नहीं आई कि एक अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है तो उसको क्या मकसद बनता है कि 6वें नंबर या 7वें नंबर पर बैटिंग कराने का। और उसके साथ साथ जब आपको मालूम, ऑब्वियसली वहाँ कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट मौजूद है, और ये फोरकास्ट का तो आप ऑब्वियसली चेक करते भी हैं, आपको पता भी होता है कि अगर बारिश आनी है तो आपने उस हिसाब से खेलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम दोनों चीजें गलत रीड कर गया, और उसके साथ साथ क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेली। देखें, आप जितनी मर्जी आप हल्की अपोजिशन के खिलाफ खेलें, आयरलैंड से भी आप हारे, इजी यूएसए से भी हारे, तो जब जिस दिन आप अगर क्रिकेट अगर नहीं अच्छी खेलेंगे, जितने बड़े आपकी टीम में बड़े नाम हो मौजूद हो, मगर रिजल्ट तभी आता है कि आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उस मैच में ऐसे हुआ कि थोड़ा सा सरप्राइज पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि तैयार नहीं था, और वो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा जो है ना एक शॉक भी लगा। आकिब जावेद का भी पहला मैच था, अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से इन्होंने कमबैक वापस किया वो एक बड़ी अच्छी चीज थी। और कंपैरेटिवली बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है जिम्बाब्वे की, मगर अगेन आप आज भी अगर आप देखें 300 प्लस स्कोर जो पाकिस्तान ने एक टारगेट सेट किया, तो ये देख के बड़ी खुशी हुई। अभी यही है कि अभी हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, आप देखें सैम ने बहुत अच्छा प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए, तो इन लोगों को, अब्दुल्ला भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, इन लोगों को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और इनमें मैं ये समझता हूं, अगर आप मेरे से पूछते हैं, वो जो एक हंगर होती है, आपको भी क्रिकेट फॉलो इतने अच्छे करते हैं, आपको पुराने प्लेयर्स का पता होगा कि वो परफॉर्मेंस के लिए कितना उनमें भूख होती थी कि वो चाहते थे कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी, पहले तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, आज तो लड़कों को देखें आजकल कितनी लड़कों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मैचेस पे मैचेस, सीरीज पे सीरीज आपको मिलती हैं, मगर वो जो भूख है ना, वो जो खेलना और खेलने के बाद अपने आप को बेहतर करना, वो मैं समझता हूँ कमी है। अभी भी आज के मैच की अगर आप बात करें, देखिए अब्दुल्ला ने जब 50 किया, तो मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल्ला को मैच फिनिश करके आना चाहिए था, एक अच्छा 100 प्लस अपना करके आना चाहिए था। और सिमिलरली कामरान गुलाब ने भी बेहतरीन इनिंग खेली, उनका इंक्लूजन इस टीम में मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा, इस टूर का ये जो अगर चंद प्लेयर आपको अगर मिले हैं, तो उसमें कामरान गुलाम ने जिस तरीके से अभी टेस्ट सीरीज भी पाकिस्तान में खेली, और इसमें भी आपको एक अच्छा प्लेयर नजर आया। उसमें ये एबिलिटी है कि वो जो देखिए स्लो भी जब खेलते हैं तो फिर उसको रिकवरी के लिए अपने शिफ्ट गियर्स जो शिफ्ट करते हैं, वो देखिए उन्होंने छक्के भी आज मारे, रनिंग बिटवीन द विकेट उनमें अच्छी है। तो ये चीजें छोटी छोटी अगर चीजें लड़के करें, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम और अच्छी, क्योंकि जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, प्रॉब्लम वहां आता है, वहां जाके हमारी बैटिंग एक्सपोज हो जाती है, कंसिस्टेंसी लड़कों की नहीं रहती, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ आप तैयार नहीं होते। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप बेहतर करें, तो मैं ये समझता हूँ कि यही आपके टैलेंटेड प्लेयर हैं। इन्हीं लड़कों से आपने इनकी शफलिंग, बैटिंग ऑर्डर, अगर कोई लड़का ओपनर खेलता है, जिस तरह हसीबुल्ला की मैंने बात की, हसीबुल्ला का नंबर ऊपर बनता है, बजाय कि उसको आप खराब करके खिलाएं 6वें 7वें नंबर पे, उससे बेहतर आप उसको ना खिलाएं। अभी जो मिडिल ऑर्डर में जिस तरह आप देखें सलमान, तैयब और इरफान, मैं ये समझता हूं कि मिडिल का ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बन सकता है, मगर अब ये है, ये प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि वो अपनी कंसिस्टेंसी कितनी बेहतर करते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम जो है वो टीम में है, स्किल्स में है, या हमारे कोचिंग स्टाफ में है? क्योंकि रावलपिंडी में हमारी टीम मैच खेलती है तो हमारे कोचेस कहते हैं हम रावलपिंडी की पिच को नहीं समझ सके, जिम्बाब्वे गए तो भी आपने खुद कहा कि आखिर जावेद शायद कंडीशन को नहीं समझ सके, तो मलबा तो फिर खिलाड़ियों पे गिरता है शिकस्त की सूरत में। देखिए अली भाई, इसमें यह है कि मैं आपको जो पहले भी कह रहा था ना, हाउस इन ऑर्डर करने वाली बात, वो मैं इसीलिए कह रहा था कि आप चेयरमैन से लेकर कोचिंग स्टाफ, कप्तान, प्लेयर्स, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी, कि अगर आप खुद ही गलत डिसीजन करेंगे, अभी अपने किसी फैसले पर, अभी आप कोचिंग की जो बात कर रहे हैं, देखिए आपने अच्छा अप्रैल में कुछ ही अरसा हुआ ना, अभी साल भी नहीं हुआ, कि आपने टॉप क्वालिटी कोचेस लेकर आए और गैरी कर्स्टन जो है आपको आधे में छोड़कर चले गए। तो देखिए अगर वो क्रिकेट बोर्ड का तो मौकफ ये है कि वो उनकी कोई प्रॉब्लम है, मगर अल्टीमेट दोनों तरफ ये चीज होगी ना, गलती हमारी तरफ से भी होगी, हमने उनको सही ट्रीट नहीं किया होगा, क्योंकि वो आगे इतना बड़ा कोच आधे में छोड़ के चला जाए, 2 साल या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो जो 4-5 महीनों में अगर छोड़ के चला जाए, जेसन गिलेस्पी की बात कर लें, तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं हम अगर खुद बेहतर कर लें, फिर अब देखिए, अब आपने कहा ना कि वो, बल्कि मैंने ही कहा, तो आपने उसको रिमाइंड मुझे करवाया कि जी पिच रीड नहीं करते, तो आप देखिए डेटा पे हम कितना काम करते हैं। डेटा के लिए सिर्फ एक बंदा हमने वो हसन चीमा रखा हुआ है,
सिलेक्शन की, आपको अंडर 19 की, आपको पाकिस्तान ए सारी बताता है आपको। बल्कि आप ये भी देखिए, हैरानगी की बात है कि आपकी अंडर 19 लेवल की टीम जो है वो 3 मुल्क की जो भी टूर्नामेंट हुआ यूएई में, आप वहां पर भी फाइनल अफगानिस्तान से हार गए। तो ये देखिए, आपने डिसीजन तो करते हैं, आप चीजें तो करते हैं, मगर आपके रिजल्ट्स आपकी फेवर में नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं तो गलती है कि आप जब लोगों को लेकर आते हैं या फिर क्रिकेट बोर्ड का रवैया उन लोगों के साथ सही नहीं होता, तो जिसकी वजह से आपको इस तरह के हजीमत का सामना या कोई इस तरह के रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। ठीक है, आकिब जावेद को लाने का फैसला किस तरह देखते हैं? इससे पहले कि मैं मजीद पाकिस्तान की टीम को डिस्कस करूं, क्योंकि आकिब जावेद का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि हेड कोच वो कभी भी नहीं रहे, हेड कोच वो लाहौर कलंदर के रहे। सबने देखा कि लाहौर कलंदर को जीत के सफर पे आते आते एक तवील अरसा लगा। अब आकिब जावेद जब से आए वो अपने मनपसंद लोगों को भी लेकर आ रहे हैं। अभी शाहिद असलम को इसलिए लेकर आ गए कि वो थ्रो डाउन बहुत अच्छा करते हैं। आपको लगता है कि ये तमाम तर फैसले दुरुस्त नहीं है, इनसे बेहतर ऑप्शन पाकिस्तान में मौजूद है? देखिए अली भाई, इसमें आपकी देखिए आपकी अपनी राय है, मगर मैं आकिब भाई को काफी अरसे से जानता हूं, क्योंकि मैं जब खुद ए लेवल पे या जूनियर लेवल पे खेलता था, तो आकिब भाई उन वाइड क्रिकेटर्स में से हैं जो कि क्रिकेट छोड़ने के स्टेट अवे कोचिंग की फील्ड में आ गए और नीचे लेवल से, छोटे लेवल से काम करते हुए, ठीक है आपने सही कहा कि हेड कोच, मेरा नहीं ख्याल यूएई में भी जब काम कर रहे थे तो मुदस्सर नजर उनके साथ थे, और लाहौर कलंदर में उन्होंने एज ए डायरेक्टर या हेड कोच की आप बात कर रहे हैं। श्रीलंका के साथ भी बॉलिंग कोच थे जी, अभी श्रीलंका के साथ भी बॉलिंग कंसल्टेंट या कोच थे। हाँ, वहां पे भी बिल्कुल, हाँ वहां पे भी बॉलिंग कंसल्टेंट थे। मगर ये ठीक है, देखिए हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, तो वो जो प्री रेक्विजिट्स होते हैं किसी भी हेड कोच के लिए या किसी भी के लिए, तो मैं ये समझता हूँ उन सारी चीजों को वो पूरा करते हैं। और एक आपने जो बात की, देखिए अपने मनपसंद लोगों को, देखिए हर फील्ड में ऐसा होता है, एज लॉन्ग एज वो बंदा कॉम्पिटेंट है, वो काम करना जानता है, तो हर बंदा यही चाहता है कि वो अपने लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ, सिमिलरली आप देखें गैरी कर्स्टन भी थे, वो भी अपने पसंद के अपने कोचिंग स्टाफ में लेकर आ रहे थे। एक जेसन गिलेस्पी ने भी ऑस्ट्रेलिया से एक वो जो अपना हाई परफॉर्मेंस का जो बंदा था वो लेकर आया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बात अब गलत होती है कि आप किसी के साथ नाजायज करते हैं, कोचिंग स्टाफ हो या प्लेयर्स की सिलेक्शन में आप किसी को तरजीह देते हैं, किसी टैलेंटेड प्लेयर को मेरिट का जब आप के साथ ज्यादती करते हैं, तो वहां प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर किसी जगह पर काम कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं ऐसे बंदे को लेकर आऊं कि जो मैं समझता हूं कि वो उस जगह पर काम सही कर सकता है कि नहीं। आप समझते हैं कि मोहम्मद यूसुफ इससे पहले बैटिंग कंसल्टेंट थे, अब उनकी जगह पे शाहिद असलम आ गए, ये आप समझते हैं कि ये सही फैसला है? ये देखना पड़ेगा कि वो किस रोल में। अब शाहिद असलम का आपने खुद भी कहा कि वो पिछले कोई 20-25 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक भी हैं, हर लेवल पे काम किया, एकेडमी लेवल पे भी। उनका ये है कि वो एक हेल्पिंग हैंड किस्म के, एक हेड कोच के साथ हेल्पिंग हैंड, जिसमें वो बैटिंग, ऑब्वियसली वो बैटर तो खुद भी नहीं थे। अभी ये लैक करता है कि हमारी पाकिस्तान टीम में ना ही स्पिन कोच है, ना ही प्रॉपर बैटिंग कोच है। मगर यूसुफ भाई कभी ये देखिए, एक अच्छे प्लेयर तो वो रहे हैं, एक दुनिया के नामी ग्रामी रहे हैं, मगर वो उनका भी, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि एक कंसिस्टेंट डिसीजन होते हैं। कुछ अर्सा पहले वो अंडर 19 के साथ हेड कोच थे, वहां से वो हुए तो फिर पाकिस्तान टीम के साथ आ गए। तो जब आप लोगों को चेंज करते रहेंगे, उनको एक पाकिस्तान में बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है, बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस बात पे कि जो है थ्रो डाउन सही कर रहे हैं, शाहिद असलम बहुत अरसे से पाकिस्तान की टीम के साथ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान नेशनल टीम का ये एक ऐसा डोमेन है कि जो शाहिद असलम फिट इन नहीं होते, वरना जो उनका रोल है यकीनी तौर पर उस पर किसी के कोई दो राय नहीं है। क्योंकि टीम के साथ तो मलंग अली मसाजर भी एक अरसे से लगे हुए, तो क्या उनको भी डॉक्टर बना के टीम के साथ बिठा देंगे? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, रिजवान की कप्तानी और फखर जमान की वापसी के बारे में। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से अगेंस्ट जिम्बाब्वे, लेकिन साथ साथ रिजवान की कप्तानी के हवाले से भी यासिर अरफात से जानेंगे कि रिजवान को बतौर कैप्टन उन्होंने कैसा पाया, क्योंकि गुज़िश्ता जो दूसरा मैच है खेला गया वहाँ पे अबरार के साथ उन्होंने बॉलिंग का आगाज़ किया। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान में स्पिनर्स ही नहीं है, और अब हम देख रहे हैं कि आकिब जावेद एंड कंपनी के आने के बाद से मुसलसल जो है वो स्पिनर्स पर इन्हिसार किया जा रहा है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये रिजवान की चॉइस होगी, रिजवान की सिलेक्शन होगी, या जो थिंक टैंक चेंज हुआ है उसका ये फैसला है? ये आपका जो लफ्ज़ है ना आकिब एंड कंपनी की, बड़े मजे की बात नहीं। देखिए इसमें यही होता है, आपका कप्तान भी देखिए इसकी अपना ये डिसीजन नहीं होता, ये ऑब्वियसली थिंक टैंक होता है कि जो मैच से पहले ये सर्कमस्टांसेस होते हैं। देखिए अगर पहले बॉलिंग करनी है या बाद में बॉलिंग करनी है,
और पिच के बिहेवियर को देखकर, ऑपोजिशन को देखकर ये प्लान बनाया जाता है। रिजवान में थोड़ी सी ये क्वालिटी है कि वो इमीडिएटली डिसीजंस ऑन द फील्ड जो है ना, ऑन द स्पॉट, उसमें ये एबिलिटी है, वो करता है। और हमने उसकी PSL में भी हमने देखा, मुल्तान सुल्तान में, तो ये उनमें है। मेरा जब बाबर का ये होता था कि वो थोड़ा सा ये जो स्टीरियोटाइप होते थे कि जो आपने माइंड बना लिया तो आपने उसी तरीके से करना है, तो रिजवान में थोड़ा सा ये है कि वो ऑब्वियसली उसको एक प्लान दिया जाता है, मगर जब फर्ज करो अगर मैच की सिचुएशन डिफरेंट है, बैट्समैन अगर डिफरेंट तरीके से खेलना शुरू हो गया, अटैक करना शुरू हो गया, तो उसमें फिर आपने क्या करना है, तो उसमें रिजवान में थोड़ी एबिलिटी है कि वो कप्तानी अच्छी कर लेता था। ठीक है, अब जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्मेंस दी, अभी आप खुद कामरान गुलाम को अप्रिशिएट कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे थे, अभी बाबर आजम की भी वापसी होगी, फिर साथ साथ जो है वो फ़खर जमान के हवाले से भी कहा जा रहा है उनकी भी वापसी हो जाएगी, तो आपको लगता है कि इन दोनों की वापसी के बाद टीम बेहतर शेप में नजर आ जाएगी, या फिर सिलेक्शन के हवाले से आपको कौन आपकी बेस्ट चॉइस है? देखिए, फखर का मुझे जाती तौर पर अगर पूछे तो मुझे भी बड़ा उनका अफसोस हुआ कि एक इतना अच्छा प्लेयर जो कि वाइट बॉल स्पेशली, कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अच्छे तरीके से उनके साथ डील करता तो वो एक अच्छे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फतवात में एक अहम किरदार अदा कर सकते, क्योंकि उन्होंने किया भी और आगे कर भी सकते हैं। मगर वो जो एक ट्वीट था, फिर वो जो मीटिंग में उन्होंने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके जो है आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं उनको उनकी सिलेक्शन पे, मगर मैं अब समझता हूँ कि जिस तरीके से अब सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है तो वो ऑब्वियसली उन पे उनकी नज़र है, और सुनने में यही आ रहा है कि वो स्पेशली जो साउथ अफ्रीका की जो सीरीज होगी उसके लिए उनको मुंतखब करेंगे, और उनकी पास में भी वहां परफॉर्मेंसेस, बल्कि मेरे ख्याल से जो उन्होंने हाईएस्ट स्कोर अपना किया हुआ वनडे का वो भी साउथ अफ्रीका और उन कंडीशन में उसके खिलाफ किया है, तो अगर ये आ जाते हैं तो पाकिस्तान की टीम काफी बेहतर और बैलेंस हो जाएगी। अब देखना ये है कि मैंने जिस तरह आपसे पहले भी बात की थी कि ये जो लड़कों की कंसिस्टेंसी है और छोटी छोटी चीजें हैं, जिस तरह के ये जो कन्वर्ट करना 50 को बड़े 100 में, या 100 को आप देखें दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर और जो सुपरस्टार हमारे मुल्क के पास में जो रहे हैं, उसका रीजन यही होता था, जिस तरह इंजमाम, सईद अनवर, जितने भी आप नाम लें, तो ये इसी वजह से सुपरस्टार या बड़े प्लेयर बने कि ये मैच जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो फिनिश कर आते थे। मैं ये समझता हूँ ये अभी लैक करते हैं ये लोग, टैलेंट इनमें बेपनाह टैलेंट है हमारे। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम देख लें, सैम अयूब को आप देख लें, तो टैलेंटेड, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इनका जो माइंडसेट है वो, ये मैं समझता हूँ कि वो क्या कहते हैं ना कि आपके बड़े गोल होते हैं तो आप उस तरीके से मेहनत करते हैं, उस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, बिहेव करते हैं, तो इनको थोड़ा सा अपना जो है एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम और परफॉर्मेंस, ये डिस्ट्रैक्शन जो सोशल मीडिया की इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन से हटकर उनको अपनी गेम पर फोकस करना चाहिए। फखर जमान के मामले में आप क्या समझते हैं कि क्या फखर ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है? जो उन्होंने मुसलसल जो स्टेटमेंट दिए, उन्होंने मीटिंग के अंदर स्टेटमेंट दिया, फिर बाबर आजम के हक में उस पर स्टेटमेंट दिया जब बाबर आजम का जो थे वो डीप वाटर्स में थे, फिर आप इससे पूरी तमाम तर सियासतों से, दुरून खाना जो साजिशें होती हैं, इन सब से आप बाखूबी वाकिफ भी हैं, क्या उन्होंने कोई आगे किया गया कि आप इस किस्म के स्टेटमेंट दें, और फिर उनके हाथ से जो मुमकिन तौर पर उनका नाम कप्तानी में चल रहा था उससे भी वो पीछे हो गए, और फिर फिटनेस का बहाना बनाकर उनको टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया? देखिए, फखर की जो स्टेटमेंट थी, मैं तो उसके 100% उसके जो उन्होंने बात की, मैं उसको सेकंड करता हूं, और होना भी इस तरह चाहिए। देखिए, उस मीटिंग का मकसद ही यही था कि जो ग्रीवेंसेस, जो लड़कों के जहनों में और दिलों में जो बातें हैं, वो फेस टू फेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन तक पहुंचे। तो मैं तो इसको कहूंगा कि बाबर को ड्रॉप करने के हवाले से जो उनका स्टेटमेंट था, क्या जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है वो इस तरह का स्टेटमेंट या सोशल मीडिया का यूज कर सकता है? बिल्कुल, ये थोड़ा सा गलत है, और इसमें अभी भी क्लैरिटी मुझे नहीं लगता, क्योंकि फखर खुद ये चीज, ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये जो इनके हैंडल जो होते हैं सोशल मीडिया के, जो हैंडल ये इनके एजेंट्स करते हैं, और जिस तरीके के ट्वीट से वो ये खुद नहीं लिखते। ये देखने वाली बात है कि इसमें उनकी रजामंदी थी कि नहीं, क्योंकि लिखा ऑब्वियसली उनके जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, उनके जो एजेंट है। यासिर, ये बात तो बड़ी क्लियर है ना, आप इंग्लैंड में रहते हैं, मुझसे कहीं बेहतर आपकी इंग्लिश है, मुझसे कहीं बेहतर आपका एक्सेंट है, आप ये तो समझते हैं कि खुद तमाम तर प्लेयर
जो सोशल मीडिया हैंडल कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि जो ये लिखते हैं उसका ये आधा भी आके बोल नहीं सकते हैं। तो इसका मकसद तो ये हुआ कि ये लिख ही नहीं सकते खुद से, जिस तरह के जुमले, जिस तरह के ये वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं। कभी नसीम शाह कह देते हैं कि अरविशी को मैंने ट्वीट नहीं किया था, कभी फ़खर आके कह देते हैं कि मैं इसमें शामिल नहीं था, कभी बाबर आजम कह देते हैं मैं शामिल नहीं था। तो कोई कार्रवाई तो करते हुए नजर आते नहीं है अपने जिनके नाम से ट्वीट हो रहे होते हैं। नहीं, ये है कि ऑब्वियसली मैंने भी आपको कहा ना कि ये इनके एजेंसी करते हैं। देखने वाली बात ये है कि इसमें रजामंदी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब ट्वीट लिखा जाता है, कोई भी लिखता है प्लेयर के लिए, तो प्लेयर से पूछा जाता है कि उसकी रजामंदी की जो मैं ये चीज लिख रहा हूं ये मैं ट्वीट कर दूं या ना कर दूं। तो वहां पर थोड़ा सा ऑब्वियसली फखर से पूछा जाए अगर वो उनका, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल कि उन्होंने खुद लिखा भी है और उनकी इसमें रजामंदी भी थी। हो सकता है इग्नोरेंस उनको बगैर बताए ये चीज कर दी हो। तो अगेन मैं कहूंगा कि ये पाकिस्तान का भी लॉस है और कि पाकिस्तान टीम में फखर नहीं खेल रहे, और ऑब्वियसली फखर को अपना कैरियर देखें। उनके जो 2-3 साल अगर क्रिकेट उनकी है मौजूद, मैं तो चाहता हूं वो ज्यादा खेलें। अगर 2-3 साल भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इनसे फायदा उठा ले तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा होगा। ठीक है, T20 सीरीज में क्या देख रहे हैं, क्योंकि रिजवान भी नहीं होंगे, बाबर आजम भी नहीं होंगे, पाकिस्तान की एक तकरीबन यंग टीम होगी जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी, दूसरी तरफ सिकंदर रजा लीड करेंगे जिम्बाब्वे की टीम को। देखिए, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पेशली आकिब जावेद ने ये जो डिसीजन लिया है, आपने ये नहीं देखा होगा पिछले 4-5 सालों में कि कोई सोच सकता था कि बाबर को कोई रेस्ट या ड्रॉप या शाहीन को रेस्ट या नसीम को, इन लोगों को बिठाया जाएगा जस्ट इसलिए कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बनाना है। तो ये चीज हमें बड़ी ही पॉजिटिव इसको लेना चाहिए कि आपको देखें, आपको ओपनर्स अच्छे मिल रहे हैं, मिडल ऑर्डर आपका शॉर्ट आउट हो रहा है, आपके स्पिनर्स जो हैं कि वो भी आपको नजर आ रहे हैं कि आपके, और इसके अलावा भी देखें नए आने वाले प्लेयरों में अगर आप देखें उमैर बिन यूसुफ हैं, कासिम अकरम हैं, एक मोहम्मद आमिर खान है फास्ट बॉलर KPK के। मैं जब पाकिस्तान टीम के साथ एक हफ्ते का कैंप लगा था लाहौर में लास्ट ईयर, तो वहां पे उस कैंप में वो मौजूद थे, तो मुझे उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था। आज भी बल्कि उन्होंने 5 विकेटें ली हैं और वो अच्छे फास्ट बॉलर हैं। उसके अलावा आकिब जावेद एक अच्छे बॉलर है। तो ये सीरीज जो छोटी सीरीज है, ये पास में कभी नहीं हुआ। हमारे तमाम इवन किसी नेपाल से या कोई भी हल्की सीरीज होती थी आयरलैंड, हमारी फुल टीम खेलती थी। तो ये चीज एक आकिब जावेद या मैनेजमेंट की आने की वजह से ये चीज हमें देखने को मिल रही है और हमारा जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, और जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज की T20 के वाले से, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 T20 मैचेस खेले गए, 16 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, और जो जिम्बाब्वे की सरजमीन पे वाहिद T20 मैच पाकिस्तान हारा है उसमें बाबर भी मौजूद थे, उसमें रिजवान भी मौजूद थे, तो उसमें हमारी दोनों टॉप ऑर्डर मौजूद थे और साथ साथ फखर जमान भी उस स्क्वाड का हिस्सा थे। अभी बात कर रहे थे ये कि मुतासिर के आमिर ने, तो मुतासिर करने वाला भी सिस्टम से बाहर है, मुतासिर होने वाला भी सिस्टम से बाहर है, यही पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। लेकिन दूसरी तरफ मुतासिर कर दिया जनाब जायसवाल ने, और भारत की टीम में इस वक्त गूम है कि किसको खिलाएं किसको बिठाएं। क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन भारत ने बना के दे दिया है। देखें अली भाई, एक तो इंडिया की क्रिकेट तो बहुत ऑब्वियसली फ्लरिश भी कर रही है, उनके पास प्लेयर्स, उनका पास बेंच स्ट्रेंथ और जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं आपको जो यही बात कर रहा था कि हमारे जो लड़के हैं ना, ये सैम हो गया, कामरान हो गया, जायसवाल की अगर आप 100 अगर देखें 4-5 जितने भी उन्होंने किए हैं, वो बड़े 150 प्लस उनके गए हैं। तो ये चीज मैं क्या समझता हूं कि हमारे प्लेयर्स में मिसिंग है कि वो अगर ये माइंडसेट वो भी लेकर आगे आ जाएं थोड़ा सा। ऑब्वियसली उनको एक मेंटरशिप या मेंटरिंग उनकी जरूरत है कोचिंग में, जो उनके वहां पे लोग मौजूद हैं, और प्लेयर्स को भी खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि हमें अगर कोई बंदा बता रहा है तो हमें वो सीखना चाहिए। ऑब्वियसली इंडिया की टीम ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया इस सीरीज का, ऑल्दो 150 पे आउट हुए, जिस तरीके से कम बैक जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है, तो उसको देख के लगता है कि ये बड़ी ही टफ सीरीज ऑब्वियसली है, मगर स्टार्ट इंडिया ने बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े तमाम तर मौज़ूआत के हवाले से अपना इज़हार ख्याल। हमारा यह आखिरी एपिसोड था, मैं उम्मीद है कि इस हफ्ते की हमारी तमाम एपिसोड्स आपको पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीक तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।